खुशामदीद नाजरीन। सहाफ़त को पाकिस्तान की रियासत या किसी भी रियासत का चौथा सतून कहा जाता है। ये चौथा सतून क्यों कहा जाता है कि सहाफ़त का क्या काम है कि किस तरीके से एक माशरे में एक रियासत को मजबूत और कायम रखने के लिए एक आज़ाद और मुनसिफाना सहाफ़त किस तरीके से ज़रूरी है। सहाफ़त पाकिस्तान में और सहाफ़ी पाकिस्तान में हमेशा से जुल्म जबर का शिकार रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं, बहुत एक दास्तानें हैं बल्कि मैं तो कहूँगा, और जो कुर्बानियाँ सहाफ़ियों ने दी हैं और उन्होंने चाहे वो आमरीत का दौर हो, चाहे वो जमहूरियत हो जिसमें शख्सी आमरीत आप कह सकते हैं, उसमें भी सहाफ़ियों ने साबित कदम रहने में अपना कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करप्शन के ख़िलाफ़ एक नारा मार के आई और हमेशा से उसका ये कहना था कि अगर सही तौर पे सहाफ़त की जाए या अगर सहाफ़त आज़ाद हो, सहाफ़ी आज़ाद हो और उसको लिखने में किसी किस्म की कोई पाबंदी ना हो, तो वो बहुत सी चीज़ों को बेनकाब कर सकता है और माशरे में बेहतरी लेके आ सकता है। और बहुत बड़े चैम्पियन के तौर पे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस का उन्होंने अपने आप को ज़ाहिर किया। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर आया तो सहाफ़ियों ने एक अजीब सी सूरत हाल देखी और वो मिसालें कायम की गई कि जो किसी भी जमहूरी दौर में माजी में हमें नहीं मिलती। जिस तरीके से क्रैकडाउन हुआ, सहाफ़ियों पे इंडिविजुअली उनको टारगेट किया गया और अपनी मंशा के मुताबिक उन्होंने सहाफ़ियों को अपने करीब भी लाए, अपने करीब दूर भी लेके गए। और बहुत से ऐसे सहाफ़ी जिन्हें जो इमरान खान साहब पे तनकीद करते थे, उन पर बग़ैर किसी सबूत के ये कह दिया जाता था कि वो लिफाफा है, यानी कि वो रिश्वत लेता है किसी दूसरी सियासी जमात से, और गद्दारी के फतवे भी बांटे जाते थे। सवाल ये कि अगर आप समझते हैं कि सहाफ़त, एक आज़ाद सहाफ़त पाकिस्तान में ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको अपने दौर इक़्तिदार में एक मिसाल कायम करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। और अब जब आप अपोजिशन में हैं तब भी हमने देखा कि सहाफ़ियों के साथ आपका एक अजीब किस्म का रवैया है और आप कुछ ऐसे बातें भी, ऐसे जुमले कह देते हैं जो कि किसी भी तौर पे तहज़ीब के दायरे में नहीं आते। मिसाल के तौर पे कल एक बात की गई एक ख़ातून सीनियर एंकर के हवाले से और एक सीनियर जो हमारे सहाफ़ी हैं, जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं, सलीम साफ़ी साहब, उनके हवाले से, जिस पर बाद में तनकीद भी हुई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप बग़ैर सोचे समझे किसी भी तौर पर किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ ऐसा इल्ज़ाम लगाएंगे, तो हमारे बदकिस्मती से कवानीन इतने मजबूत नहीं हैं कि हम, अगर हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगे तो उस शख्स को हम कटहरे में लेके जाएं और करार वाकई सज़ा दिलवाएं। तो शायद इसकी लेवरेज लेते हैं हमारे बहुत से सियासतदान। इमरान खान साहब कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन उन्होंने एक मिसाल कायम की है तमाम लीडरों में, एक मुनफरिद नज़र आने की इस सारी सूरत हाल में। इसी हवाले से कल दो दिन पहले वज़ीर इत्तलात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और एक बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने सारी बातें बताई, कुछ नाम बताए सहाफ़ियों के जो ज़ेर अताब रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में। वो क्लिप सुनते हैं, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। इरफान सदीकी के साथ क्या हुआ था? रात के अंधेरे में उनको धक्के देकर उनको अगवा किया गया और सुबह वो शेर का बच्चा कलम लेकर खड़ा था अदालत के अंदर। तो मैं इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि जब उनकी बेल हुई मैं उनको लेने गई थी, पिछले दरवाजे से जेल से रिहा किया, सामने वाले दरवाजे से रिहा करने की भी तुम्हारी जुर्रत नहीं थी। तलत हुसैन का प्रोग्राम क्यों बंद किया था? मुर्तज़ा सोलंकी का क्यों बंद किया था? अबसार आलम के पेट में गोलियां क्यों मारी थी वो जब वॉक कर रहे थे अपने घर के सामने? असद तूर की पसलियां क्यों तोड़ी थी? मोहसिन बेग जो तुम्हारा मोहसिन था उसको क्यों मरवाया था और उसके नाक की हड्डियां तोड़ी थी? आसमा शराजी खवातीन, गरीदा फारूकी, अंबर शमसी, नुसरत जावेद, हामिद मीर, नजम सेठी, अहमद नूरानी, सलीम साफ़ी, और सबसे बड़ा पैगाम तुमने मीर शकीलुर रहमान साहब को अरेस्ट करके दिया था मीडिया को। मतीउल्लाह जान बच्ची को लेने गया था स्कूल, अगवा हो गए थे। प्रेडेटर कहा था तुम्हें ह्यूमन राइट्स वॉच ने, और ऑन जर्नलिज्म, ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तुम बात करते हो। तुम समझते हो कि जिस तरह तुम्हें सियासी अल्जाइमर है, पूरी अवाम 22 करोड़ अवाम को सियासी अल्जाइमर हो जाए, ऐसा नहीं होता। जी, ये क्लिप आपसे शेयर किया वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और जो उन्होंने नाम लिए वो बड़े नामी गरामी सहाफ़ी हैं, बहुत नोन हैं, और उनकी काबिलियत पे, उनके काम पे किसी को कोई शक नहीं है। उनके नज़रियात से आपको यकीनन इख्तलाफ हो सकता है। इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करें डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, तज्ज़िया कार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। मुर्तज़ा सोलंकी साहब मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। गदीरा फ़ारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं। गदीरा फ़ारूकी साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया।
गदीरा फारूकी साहिबा, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ और आपका नाम भी लिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और यकीनन सबको पता है कि आप पे जो जिस किस्म की सोशल मीडिया पे अदरवाइज़ हमले करते हैं, कल भी एक बड़ी तहजीब से गिरी हुई बात की इमरान खान साहब ने। आखिर आप ऐसा किया क्या आपने? कोई बड़ी क्रिटिकल कोई रिपोर्टिंग की उनके खिलाफ, कोई कोई सबूत पेश किए, अपने शोज़ किए? क्यों आपके बारे में ऐसी वो बातें शुरू कर देते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में जो है मुझे दावत दी है। इट्स अ प्लेजर, इट्स एन ऑनर आपके प्रोग्राम में गुफ्तगू करना, और खासतौर पे स्टेट टेलीविजन पे गुफ्तगू करना, जहां से ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम तक आवाज़ जाती है, बल्कि दुनिया भर में जहां जहां पाकिस्तानी बसते हैं और गैर पाकिस्तानी भी हों, सब तक आवाज़ जाती है। अब जो सवाल आपने किया है, देखें, सहाफ़ी का जुर्म क्या हो सकता है? सहाफ़ी का जुर्म सिर्फ ये है कि वो सहाफ़त करता है। इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए, बड़े अदब के साथ, बड़ी माजरत के साथ, उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने हमेशा से एक लाडलापन देखा। जब वो क्रिकेटर थे तब वो तमाशाइयों की, अवाम की, पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की आंख का तारा थे। बहुत उन्होंने उरूज देखा। फिर उसके बाद फिलहाल एक्टिविटीज उन्होंने शुरू की, वहां पे लोगों ने उनको जो है सर आंखों पे बिठाया। फिर सियासत में जब वो आए तो पहले तो कुछ अरसा वो 22 साल की जद्दोजहद अपनी कहते हैं, लेकिन जो 18-19 साल की उनकी जद्दोजहद है वो तो बिल्कुल ही एक लाजानी किस्म की, और एक आप ये कहें कि वो गुमनामी की उनकी जद्दोजहद थी। आखिरी जो चंद एक साल थे उनके, 2011 के बाद से एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर वो सवार हो गए, एस्टैब्लिशमेंट के वो लाडले बन गए। फिर उसी लाडलेपन के अंदर उनको हुकूमत भी मिल गई। हुकूमत में आकर जिस तरह से उनको एक लाडलेपन से नवाजा गया वो सबके सामने है। क्या क्या कुछ हमें नहीं कहा गया कि किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है, किस तरह से हुकूमत के खिलाफ फिलहाल खबरें नहीं देनी, वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं उनमें नहीं जाना चाहती उस मामलात में। तो ये इमरान खान साहब ने हमेशा वो दौर देखा कि जहां पर वो हर एक की आंख का तारा रहे, हर एक के लिए लाडले रहे। उन्होंने तनकीद कभी बर्दाश्त नहीं की। क्रिकेट में भी उनके साथ यही रवैया होता था कि जो उन पर तनकीद करता था सहाफ़ी, वो उससे उलझ पड़ते थे या वो उस सहाफ़ी के साथ राब्ते मुनक़ता कर देते थे। अब जब वो हुकूमत में आए तो हुकूमत में आने का तरीका अलग होता है। जब आप अपोजिशन में थे, आप धरने दे रहे थे, 2014 का लॉन्ग मार्च जिसको हमने कवर किया, उस वक्त मैं इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वो एक इवेंट था, उस इवेंट की मैं कवरेज कर रही थी, तो उस वक्त मैं उनके लिए बड़ी जबरदस्त सहाफ़ी थी। उसके बाद जब 2018 में वो हुकूमत में आए तो उनको अंदाजा नहीं था कि सहाफ़ी तनकीद भी करते हैं, सहाफ़ी सवाल भी करते हैं। तो इमरान खान के लिए वो एक बहुत बड़ा झटका था, वो एक बहुत बड़ा शौक था, जिसका इजहार वो पहले दिन से करना शुरू हो गए। और चंद महीनों के अंदर अंदर उन्होंने सहाफ़ियों से शिकवे शिकायत करना शुरू कर दिए कि जी फलां अखबार मेरे खिलाफ लिखता है, फलां टीवी चैनल मेरे खिलाफ खबर देता है, फलां प्रोग्राम मेरे खिलाफ बात करता है, फलां सहाफ़ी। भाई सहाफ़ी का काम ही अच्छा, एक सवाल है कि आपने आपने गरीदा साहिबा, आपने बेतहाशा प्रोग्राम किए, लातादाद लोगों के, बड़े सियासतदानों के, लीडरों के आपने इंटरव्यू किए, खान साहब से भी यकीनन आपने कई दफ़ा इंटरेक्ट किया होगा, तो क्या फ़र्क पाया? बाकी लोगों पे भी तो साफ़ी तनकीद करते हैं, जरदारी साहब के खिलाफ कितनी बातें की जाती हैं, तनकीद, बल्कि बेजा तनकीद भी बाज़ औक़ात हो जाती है। तो मतलब कोई फ़र्क था? खान साहब बर्दाश्त नहीं करते तनकीद? क्या इनकी पर्सनल कोई ट्रेट है इनका ये उसी से कनेक्टेड है जो मैं पहले आपसे गुजारिश कर रही थी कि चूंकि इमरान खान साहब ने हमेशा एक अपना एक मुवाफिक माहौल देखा है, उन्होंने कभी तनकीद बर्दाश्त नहीं की, उन्होंने कभी तनकीद का सामना नहीं किया था, तो उनके लिए ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी, अभी तक उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। जबकि उनके परत मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये वो सियासी जमातें हैं जिनकी जड़ें अवाम के अंदर से उगी हैं, जिन्होंने अवाम के अंदर से परवरिश की है, आज तक ये अवाम के साथ है। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने की कितनी कोशिश नहीं की गई, पीपल्स पार्टी को तोड़ने की कितनी कोशिश नहीं की गई, लेकिन ये जमातें क्यों नहीं टूटती? कि ये जड़ें अपनी अवाम के अंदर मजबूत कर चुकी हैं। ये थोड़ो पॉलिटिकल वर्कर किस्म की सियासी जमातें हैं, और इसीलिए चाहे आप नवाज शरीफ साहब से, चाहे शहबाज शरीफ साहब से, चाहे मरियम नवाज साहिबा से भी इन सबसे इंट्रैक्शन बहुत रहता है, जरदारी साहब से, बिलावल भुट्टो साहब से, सो मच सो के बख्तावर एंड आसिफा, बावजूद इसके कि वो अभी उस तरह से, बख्तावर तो खैर बिल्कुल भी नहीं, आसिफा हल्की फुल्की सियासत में है, बट इन सब कायदीन से, उनके अलावा बाकी कायदीन से भी आप जब भी कोई सवाल करें तो वो बड़ी खंदा पेशानी से इसका जवाब देते हैं। अभी मरियम औरंगजेब साहिबा का तो आपने देखा कि लंदन में उनके साथ कितनी बदतमीजी की गई, जी बिल्कुल, कितनी बेहूदगी की गई उनके साथ, लेकिन जिस खंदा पेशानी के साथ, जिस बुर्दबारी के साथ, जिस तहम्मुल के साथ उन्होंने जवाब दिए इंतहाई तल्ख सवालात के भी, बावजूद इसके कि उनके सामने खड़े हुए लोग उनको गालियां निकाल रहे हैं। तो ये वसीला होता है सियासी जमातों का, सियासी लीडर्स का, सियासी कारकुनान का।
अब चूंकि इमरान खान साहब की जड़ें अवाम में नहीं हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट के ही गमले में उग के आए और अब एस्टैब्लिशमेंट का वो नीचे का गमला जो है वो टूट गया है, तो उनकी मिट्टी जो है बिखर गई है। अच्छा, वो उनका पौधा बगैर जड़ के हो गया। बिल्कुल हमारे साथ ही रहिएगा समझ रहे हैं गरीदा आप जी जी, प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा। ज़रा मुर्तज़ा सुलंगी साहब भी हैं, उनसे मैं एक सवाल कर लेता हूँ। मुर्तज़ा सुलंगी साहब, बाकी बातें तो अपनी जगह, लेकिन जो ये मिसोजिनस कमेंट्स हैं जो अक्सर खान साहब की ज़बान से हमें सुनने को मिल जाते हैं, और उन्होंने कल भी एक बात की, और फिर उस कमेंट्स को लेके जो उनका फ़ैन क्लब है वो उसको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, ट्रेंड बना देता है, तो ये क्या चीज़ है कि आप मतलब इतने इनसिक्योर हैं कि एक अगर खातून एंकर से, सहाफ़ी से आप डर जाते हैं और उस किस्म के कमेंट्स पास करते हैं? मेरे ख्याल में खान साहब ने अपनी जिंदगी में ख़वातीन को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट और शायद एक सिर्फ अच्छी सोहबत का एक बहाना समझा है। उनकी पूरी जिंदगी पर नजर डालें, उनको इंसान नहीं समझा, तो वो उनकी जहनियत कभी भी तब्दील नहीं हुई। मैं आपको तफसीलात नहीं देना चाहता क्योंकि एक कौमी नशरियाती इदारे की अपनी कुछ अखलाकी मजबूरियां होती हैं, तो मैं उन तफसीलात में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये हमेशा से रहा है। नहीं, लेकिन ये देखिए ना सुलंगी साहब, एक सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कल उन्होंने एक बात की गदीरा फारूकी साहिबा के बारे में, सलीम साफ़ी साहब के बारे में नाम लेके, इससे पहले भी वो कई दफ़ा बात कर चुके हैं, तो कोई सहाफ़ती तंजीमें आप जैसे लोग। जी सर। गरीदा फारूकी न पहली खातून है न आखिरी है। जी जी। एक लंबी फहरिस्त है, यहाँ तक कि वो तमाम लोग जो उनके बहुत करीब रहे हैं, आपको कुछ पता है कि शीरीन मजारी के बारे में वो कौन सी जबान इस्तेमाल करते हैं, कौन से अल्फाज, मैं टीवी पर आपको बता नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं हमें दोहराने की, आप सही कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि नसीम जहरा तहरीक इंसाफ की पहली सेक्रेटरी इतलात थी। जी बिल्कुल। और इस मुल्क की एक मुमताज सहाफ़ी हैं। आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में सहाफ़ियों के एक ग्रुप के साथ जब उन्होंने एक सख्त सवाल किया तो इमरान खान की हिदायत पर उनके खिलाफ कैसी गलीज किस्म की मुहिम चलाई गई, आपको याद है। कतरीना हुसैन के खिलाफ कौन सी मुहिम चलाई गई, सना बुचा के खिलाफ कौन सी मुहिम चलाई गई, अस्मा शिराजी के खिलाफ कौन सी मुहिम चलाई गई। मैं अगर नाम लेना शुरू करूंगा तो आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। जी आप सही कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि उनकी जहनियत ऐसी है, और जो उनके पैरोकार हैं उनके नजदीक भी खवातीन पूरे इंसान नहीं है। अच्छा, एक सवाल और। जी आप बिल्कुल, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वक्त बचा लूँ। एक सवाल और, उनको ये आखिर कौन समझाएगा कि जो सहाफ़ी आप पे तनकीद करता है वो जरूरी नहीं कि वो लिफाफा भी हो? देखें, उनको उनसे ज्यादा किसी को नहीं पता कि जिन पर वो इल्जाम लगा रहे हैं वो लिफाफे नहीं है। अगर वो लिफाफे होते तो उनके दाएं बाएं होते, उनके आगे पीछे होते। लिफाफों की एक फौज पाली है तहरीक इंसाफ ने। आज भी खैबर पख्तूनख्वा में कितने वजीफा खार, लिफाफा खोर उनके पास मौजूद है, ये दस्तावेजात में लिखा है। जो डिजिटल मीडिया विंग पीटीआई ने बनाया अपने दौरे इख्तिदार में, वो सबको पता है। तो लिफाफों से वो नहीं डरते, वो सिर्फ उनको लिफाफा कहते हैं जो उनसे लिफाफा नहीं पकड़ते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, खान साहब या बाकी जितने भी तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लोग हैं जो तनकीद करते हैं या बेजा इल्ज़ाम लगाते हैं, वो बाहर पूरी दुनिया में घूम फिर के आए हुए हैं, रहे हैं। खान साहब ने बड़ी ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा, यूरोपियन अमेरिकन कल्चर को समझते हैं। वहाँ पे अगर ब्रायन ओराइली को कोई कभी भी डेमोक्रेट्स लिफाफा नहीं कहेंगे, ये जॉन स्टीवर्ट या स्टीवन कोलबेयर जो बड़ी तनकीद करते हैं रिपब्लिकन्स पे, उनको रिपब्लिकन्स कभी ये नहीं कहेंगे, उनसे बुरा ज़रूर मनाएंगे लेकिन रिश्वतखोरी का उसका इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। यहाँ पे आप एक जुमला कहेंगे, आज आप इस शो में कमेंट करेंगे तो शायद आप पे भी वो इल्ज़ाम लग जाए। तो ये जो ट्रेंड है ये क्यों डाला गया? ये तो बड़ा मतलब इसको ना रोकने वाला कोई। देखें, बहुत शुक्रिया। जितनी गुफ्तगू हुई है उस पर तो मुझे एक और बड़ा मज़ेदार जुमला मेरे जहन में आया, वो भी मैं सुनाता हूँ। लेकिन जो आपका सवाल है, सबसे ज़्यादा मगरब को जानने का दावा करते हैं इमरान खान, और अभी फाइनेंशियल टाइम ने एक स्टोरी ब्रेक की और उसमें बताया कि इतना लिफाफा ख़ुद इमरान खान ने लिया है। ये वही लिफाफा था ना कि जो उन्होंने कैबिनेट के इजलास में लहराया और कहा कि ये हम उसको एक मलिक को दे रहे हैं। जी जी, ठीक है, तो ख़ुद भी ये करते हैं। लेकिन ये दुनिया को जानते हुए, मगरब को जानते हुए भी फाइनेंशियल टाइम और उसके रिपोर्टर को जिसने ये स्टोरी फाइल की
क्या उसके खिलाफ वही ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं जो पाकिस्तान टूरिस्टों के खिलाफ कर रहे हैं? नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान को अच्छा, उन्होंने ये भी नाजरीन को बताना क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान को अपनी चरागाह समझ रखा है। और अभी आपने ये कहा कि हमारे कवानीन कमज़ोर हैं, इतने कमज़ोर नहीं हैं हमारे कवानीन। असल बात यह है कि कल्चर ऐसा बन गया है, इतनी गाली दी जाती है और इस कदर गाली दी जाती है कि लोग सोचते हैं कि कौन कौन सा केस लेके जाएं। लेकिन ज़रूर ऐसा है, हमारे यहाँ हतक इज़्ज़त का कानून है और बड़ा सख्त कानून है। उस पर अगर कोई जाए तो इनको दिन में तारे नज़र आ जाएंगे। अब आपने एक सवाल किया था गरीदा फारूकी साहिबा से कि आखिर इनकी शख्सियत में ऐसी क्या बात है कि ये ऐसा करते हैं। तो एक तो पहले वो जुमला सुन लें जो मेरे जहन में आया कि सहाफ़त एक आईना है, भिना कर इसे तोड़ने की बजाय अपना चेहरा दुरुस्त करने की कोशिश करें। तो इमरान खान का मसला ये है कि सहाफ़त उन्हें आईना दिखाता है और आईने में जो चेहरा उन्हें दिखाई देता है उसे देखकर वो भिना जाते हैं। उनको ये ख्याल नहीं आता कि मैं अपने चेहरे को बेहतर बनाऊं। अच्छा, इनके चेहरे में ख़राबी क्या है? इनके चेहरे की ख़राबी जो है, हम सियासी जो इनकी सियासत का 20-25 बरस का ज़माना है, हम उसमें तलाश करते हैं। लेकिन अगर ज़रा पीछे चले जाएं तो इससे ज़्यादा हौलनाक वाक़यात सामने आते हैं। ये जब अपनी इन्होंने जमात बनाई, कराची प्रेस क्लब में आए, तो मैंने उनसे एक सवाल किया था। चंद रोज़ पहले लाहौर प्रेस क्लब में इन्होंने एक सहाफ़ी का उठ के गिरेबान पकड़ लिया था। क्यों पकड़ा था? उन्होंने एक सवाल किया था। और आप कितना भी सख्त सवाल कर लें कि पाकिस्तान की तारीख़ में और पाकिस्तान से बाहर भी क्या आपको कोई ऐसा वाक़या नज़र आता है कि कोई लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो, उससे कोई चुपता हुआ सवाल कर लिया जाए तो आप उठें और उसका गिरेबान पकड़ लें? ऐसा नहीं हो सकता। ये हुई सियासत की बात। अब ज़रा सियासत से पहले चले जाएं। एक मैच जीता इमरान खान साहब ने, एक बच्चा ग्राउंड में दाखिल हुआ, वो उनका ऑटोग्राफ लेना चाहता था। उस वक्त वो ऑटोग्राफ देने के मूड में नहीं थे, बच्चे ने इसरार किया तो उसे थप्पड़ दे मारा। एक और वाक़या आपको बताता हूँ। क्विकली, लाहौर में जब ये क्रिकेट खेला करते थे तो उनके साथ एक बहुत बड़े एडिटर भी क्रिकेट खेला करते थे। वो तो नवाज शरीफ का नाम लेते हैं ना। एक एडिटर क्रिकेट खेला करते थे, तो इनका वहाँ एक तर्ज अमल ऐसा था जिस पर लोगों को एतराज़ हुआ। तो उस एडिटर ने इन्हें कहा कि आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता है इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसे बैट मारा। अच्छा, तो इमरान खान शख्सियत का हिस्सा है उनकी, ये उनकी शख्सियत का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक। गरीदा फारूकी साहिबा, अब सूरत हाल ये कि सहाफ़ियों के लिए हालात तो हमेशा से कुछ इतने साजगार नहीं रहते, लेकिन अब हालात इस किस्म के हैं कि अगर आप कोई भी बात करें, किसी भी किस्म की, कोई किसी पर तनकीद करें तो पूरा तूफ़ान आ जाता है। सोशल मीडिया पे आपको जो जो सुनने को मिलता है वो यकीनन आप ना शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, ना खुद दोहरा सकते हैं, ना खुद पढ़ सकते हैं बाद में। तो मतलब मेल एंकर्स हैं या मेल जर्नलिस्ट हैं, वो तो मतलब कहते हैं कि थोड़े हार्ड स्किन्ड हैं, तो शायद काफ़ी हद तक चीज़ें बर्दाश्त कर लें। एज अ फीमेल, एक खातून होने के नाते आप इस प्रोफेशन में हैं, तो आपको ये सब रिग्रेट नहीं होता कि आप इस प्रोफेशन में आ गई और आपके साथ अगर इस किस्म की लोग बातें कर रहे हैं, तो मतलब कैसे इस सब चीज़ को आप फेस करती हैं, टॉलरेट करती हैं? मेरे ख्याल राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया। अम्मार मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलमनिस्ट हैं, बहुत सारी इनकी शनाख्तें हैं। बहुत शुक्रिया अम्मार मसूद साहब हमें ज्वाइन करने का। आपको मेरी आवाज़ आ रही है अम्मार मसूद साहब? जी, आई कैन हियर यू। सर, ये गुफ्तगू हो रही थी अभी और बात के सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ का दौर किस किस्म का रहा। आपसे भी मैं चाहूँगा कि कोई अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें कि उस दौर में मतलब आप ने कंफर्टेबल फील किया या आपको भी प्रॉब्लम्स आई दीगर साफियों की तरह? अच्छा, पहली बात तो ये है भाई कि जो कुछ गरीदा फारूकी साहिबा के साथ और सलीम साफी के साथ किया है उसकी भरपूर मजम्मत करनी चाहिए। ये तहरीक इंसाफ का बहुत पुराना वतीरा है कि वो जो इल्जाम दूसरे पर लगाते हैं वही काम करते हैं। आज भी इमरान खान साहब से आप बात कर लें तो वो बड़े खुला तरीके से ये कहते हैं कि हमारे दौर में मीडिया बहुत आजाद था। तहरीक इंसाफ ने एक कल्चर डाला और वो कल्चर ये है कि इस समाज में सवाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और अगर आप में इतनी जरूरत है, आप इतनी हिम्मत करेंगे कि सवाल करेंगे, तो फिर आप
आपकी शख्सियत, आपका किरदार, आपका नामूस, आपका खानदान, आपके अजीजों अकारिब, कोई शख्स महफूज नहीं रहेगा। जो कुछ सोशल मीडिया पे ट्रोल्स आपके साथ करते हैं और वो जिस पार्टी के होते हैं वो सारे ही जानते हैं। जिस कदर गलीज गालियों और जिस तवातुर से दी जाती हैं उस पे अब हैरत नहीं होती, उस पे तरस आता है कि जिन लोगों के पास वाहिद दलील इल्जाम हो और गाली हो तो वो लोग किस ज़हनियत के लोग होंगे। जो तहरीके इंसाफ का दौर था उसके अंदर जो कबाहतें कदूरतें हमने देखी वो कुछ तो सामने आ गई, कुछ मख्फी रही। जो सामने आ गई वो ये थी कि अबसार आलम को गोली मारी गई, असद तूर के घर पर हमला किया गया, मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया और उस वक्त का वजीर आजम ये बात करता था कि मुझे पता ही नहीं चला ये कहां हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। ये सारी सूरत हाल हमारे साथ हैं जो एविडेंट थी। फिर उसके बाद प्रोपेगेंडा इस कदर उरूज पे था कि अबसार आलम को अपनी कमीज उठाकर अपने जख्म की तस्वीर बनवा कर लोगों को बताना पड़ा कि गोली मेरे जिस्म में दाखिल हुई है, वरना एक बहुत बड़ा फैक्शन ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि ये ड्रामा हो रहा है, ये फेक न्यूज है। दूसरी बात ये है कि मख्फी चीजें ये हुई हैं कि कॉलम छपते नहीं रहे, तजियाकारों को एक खास किस्म के प्रोग्राम्स में जाने की इजाजत नहीं दी गई, एक खास किस्म का मीडिया हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया, एक खास किस्म के एंकर इस सोसाइटी में दर आए जिनका सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं था। वो बड़े नाम जिनके बगैर हम सोचते थे कि पाकिस्तान का मीडिया का हमने तस्वुर नहीं किया था। अच्छा, सॉरी सर, आपकी बात काट रहा हूं सर, आपकी बात काट रहा हूं। एक सवाल ये है कि आप जिन साफियों की तरफ इशारा कर रहे हैं उनको भी आप बहुत पुराना यकीनन जानते होंगे, उनके काम से भी आप वाकिफ होंगे। तो अब जब ये उन साफियों को या उन एंकर पर्सन्स को मुसल्लत किया गया, नाम किसी का नहीं लेते, लेकिन उनके भी लहजे में उसी किस्म की करख्तगी और वही चीज़ आ गई जो तहरीक इंसाफ के सरबराह के लहजे में थी, या वो उन्होंने भी बाज़ औक़ात हमारे कॉलीग ही हैं लेकिन उन्होंने तहजीब से इतनी गिरी हुई बातें की कि उनको अगेन हम रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन ये माजी में काम करते थे, बहुत अच्छे साफ़ी थे, इन्हें क्या हो गया? मुझे नहीं पता आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, जरा वजाहत से बात करें तो मैं आपकी बात का जवाब दे सकूंगा। जी, मैं इशारा ये कर रहा हूँ कि वो सहाफ़ी जो इस वक्त समझे जाते हैं कि जिनका झुकाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है, या प्रो PTI जो जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि समटाइम्स उनकी ज़बान से भी हमें कुछ ऐसे जुमले सुनने को मिल जाते हैं कि जो नहीं होने चाहिए, एक सहाफ़ी को ज़ेब नहीं देते। अच्छा, नहीं, ये तो कोई नई बात नहीं है और ये किस्सा हाल का नहीं है, ये किस्सा 7-8 साल पुराना है। उस जमाने से है। देखिए, हमारे समाज में सियासतदान को गाली देने की बहुत इजाजत है। मैं आपसे एक अपना तजुर्बा डिस्कस करता हूँ। मैं बहुत सारे प्रोग्रामों में जाता हूँ और ये जो 1-into-3 का फॉर्मेट है जिसपे आप भी प्रोग्राम करते हैं, 3 तजियाकार या 3 सियासतदान और 1 एंकर, तो ये सारा मैनिपुलेटेड खेल होता था। 3 लोग एक साइड पे होते थे बशमूल एंकर के, और उसके अंदर आप मेरे जैसे, मुर्तजा सोलंकी साहब जैसे, या फारूक आदिल साहब जैसे, या गरीदा जैसे लोगों को, एक आदमी को बुलाते थे, और अगर वो आदमी सच बोलने की जरा सी भी कोशिश करता था, बाकी 3 लोग छत से जाके लगते थे। आप उस शोर शराबे में, हंगामे में, तूफान बदतमीजी में सवाल ही नहीं कर सकते थे, बात ही नहीं कर सकते थे, कोई दलील ही पेश नहीं कर सकते थे। जो अब एंकर हैं उनके लहजे में तलखी इसलिए है कि ये ना सहाफी थे, इनको ये ख्वाब दिखाया गया था, इनके सामने एक फैंटेसी क्रिएट की गई थी कि आप सहाफी हैं, आपकी बातों को तो बड़े बड़े लोग सुनते हैं, आप प्राइम बहुत बड़े चैनल पर आते हैं क्योंकि इनकी नौकरियां करवाई गई। फिर बताया गया है कि आप प्राइम टाइम का शो करते हैं, इसलिए आप सहाफी हैं। तो वहां पर इन्होंने एक खास किस्म का माइंडसेट क्रिएट किया। आज बहुत अरसे के बाद
आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ये रियलाइज होना शुरू हो गया है कि वो जो कह रहे थे, वो जो समझ रहे थे, वो सहाफत नहीं थी, वो प्रोपेगेंडा था, झूठ था, इल्जाम था, लफ्ज बातें थी, बहतान था। उसका सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं है। जब आपने 5-7 साल किसी एक एफर्ट पे लगाए हो और अचानक आपको पता चले कि जो कुछ आपने किया वो बेवकत, बेमानी और लायानी था, तो फिर आपके लहजे में तलखी आती है। बिल्कुल ठीक। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आप अपना कोई वाक़या ज़रा मैं चाहूँगा शेयर करें कि आप जब कुछ चीज़ लिखते हैं और आप माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, आप अपने ख़ास तौर पे ट्वीट्स के हवाले से भी खासे जाने माने जाते हैं, तो आप पे क्या रिएक्शन आता है? और अगर जो भी तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के चाहने वालों की जानिब से आपको जिस किस्म के रद्द अमल का सामना करना पड़ता है, उसका क्या आपका जवाब होता है? खामोशी इख्तियार कर लेते हैं या जवाब देते हैं? देखिए जी, ये शुरू तो हुआ था 12 अक्टूबर 2018 से, जबकि 12 अक्टूबर की जो फौजी बगावत थी उसके हवाले से मैंने प्रोग्राम किया। तो उसके बाद अगले रोज़ सेठ ने कहा कि न सिर्फ ये कि जी हम पर बहुत दबाव है तो आप तशरीफ़ ले जाइए, बल्कि उस रात वो प्रोग्राम आधे में रोक दिया गया। और ये जब मैंने पता किया तो उसमें यकीनी तौर पर जो खान साहब की सरकार थी वो उसमें मुलविस थी। उसके बाद फिर यही हुआ कि जो आपको कहानी बताई अमार मसूद ने कि जी किस तरह की सूरत हाल रही, ये तमाम जो बड़े सहाफ़ी हैं उनके साथ हुआ। यहाँ तक हुआ कि आप याद करें कि जो मोहम्मद बिन सलमान का जो विज़िट था उस पर कुछ सहाफ़ी मुझ समेत हमने सिर्फ वो अपना ट्विटर प्रोफाइल जो है उस पर जो सहाफ़ी कत्ल हुआ था तुर्की में, जमाल खशोगी, उसकी तस्वीर लगाई। तो FIA को अहकाम दिए गए कि ये सारे जो लोग हैं इनको गिरफ्तार करें और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। आप बशीर मेमन का इंटरव्यू सुन लें जिसमें वो कहते हैं कि उस वक्त के वजीर दाखिला ने उनसे कहा कि ये जो अहमद नूरानी और तलत हुसैन है इनको आप गिरफ्तार करें और इनको जेल में डालें। अहमद नूरानी के लिए कहा गया कि इन्ना दिया लता पान दियो। अब इसका तर्जुमा आप खुद ही कर लें। तो ये तो एक दस्तूर था इस पूरे 4 साल के दौरान जो कि हुआ। नुसरत जावेद के साथ क्या हुआ आप देखें, मतीउल्लाह जान के साथ, हामिद मीर के कई प्रोग्राम्स जो है वो रुकवाए गए, बंद करवाया गया बिलाखिर उसका प्रोग्राम। तो ये खान साहब जो है वो कल जो बातें कर रहे थे, ये उसको सिवाय तजाहुल अरफाना और क्या कह सकते। ठीक। और कुछ लोग या कुछ साफ़ी या कुछ इदारे जो खान साहब से हमदर्दी रखते हैं या वो समझते हैं कि जो खान साहब बात कह रहे हैं वो दुरुस्त है, ठीक है, उनका जो बयानिया है या उनका विजन है उसके मुताबिक वो समझते हैं कि ये बिल्कुल सही है, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो भी तो जर्नलिस्ट हैं, वो भी काम करते हैं, ठीक है, अपनी ओपिनियन आप रख सकते हैं, लेकिन हमने ये देखा कि जब आप चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं, जब आप अपने इमरान खान साहब के सियासी मुखालफिन पर बात कर रहे हैं, तो आपकी बिल्कुल एक डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज है या लहजा है या बातें हैं। जब खान साहब की बात हो रही है तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऐसा क्यों है? बहुत से लोगों को आप जानते हैं, आपने काम भी शायद आपके साथ कर चुके हो। हाँ, माफ कीजिएगा, मैं ये कहूँगा कि PTI पाकिस्तान की एक जेन्युइन फाशिस्ट पार्टी है और उसने अपने गिर्द एक बड़ा ग्रोह पैदा किया है जो उस प्रोपेगेंडा पे यकीन रखते हैं। और हमारे कुछ जो लोग जो कभी सहाफ़ी हुआ करते थे उन्होंने इस नफरत के कारखाने को मोनेटाइज कर लिया है, वीलॉग्स और दूसरी शक्लों में। आपने उन्हें सहाफ़ियों की फहरिस्त से निकाल दिया है? जी, मेरी नज़र में वो सहाफ़ी नहीं है, क्योंकि सहाफ़ी का काम रियासत और हुकूमत की जो सरगर्मी है, कारकर्दगी है, उसमें अवाम से मुतल्लिक जो अहम मालूमात है उन तक पहुँचाना और उसका तनाजुर बयान करना है। और उसमें यकीनी तौर पर तनकीदी नुक्ता नज़र आता है। तो ये जो साहिबान हैं ये तो खान साहब का इंटरव्यू ऐसा करते थे कि जैसे खान साहब उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो आप पूरे दौर की देख लें कि उसमें ठीक, बिल्कुल सही। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, आप जी सर, सोलंकी साहब मैं आता हूँ आपकी जानिब दोबारा। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, आपने PhD कर रखी है, मीडिया के जो उमूर हैं, रमूज़ हैं, उनको भी बहुत बेहतर जानते हैं। एक अच्छे लीडर की मीडिया से इंटरेक्शन की क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए? मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं आप उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं, आप पूरी आलमी बरादरी में जो बड़े लीडर हैं उनमें आपका शुमार होता है,
फिर तो आपको हॉस्टाइल एंकर जर्नलिस्ट के सामने आना चाहिए, सवालों के जवाब देने चाहिए। फिर ये क्या वजह है कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को इंटरव्यू देते हैं कि जो आपकी फेवर करते हो? इसकी वजह सॉफ्ट इंटरव्यू जो आप वजह पूछ रहे हैं, इसको आप हम आमिरों की तारीख में तलाश कर सकते हैं। चाहे जर्मनी हो, चाहे दुनिया के दीगर बड़े आमिर हों, वो क्या करते थे, उनका तर्ज अमल क्या था? उनका तर्ज अमल ये था कि अपने मुखालिफिन के इतना उन पे कीचड़ उछाल दो, इतनी उन पे गंदगी उछाल दो कि वो खड़े ना रह सकें। ये उनका तर्ज अमल होता है। और गुज़श्ता 500-600 साल की आप तारीख देखें डिक्टेटर्स की, तो उसमें यही नज़र आता है। अगर हम उससे बहुत पीछे चले जाएं तो उसमें भी यही है। तो इस वक्त PTI की जो हिकमत अमली, मैं अपनी मालूमात की बुनियाद पर आपको बता रहा हूँ कि जब ये तय हुआ कि हमारा मीडिया कैसा होगा और हम अपने मुखालिफिन को डील कैसे करेंगे, तो उस मौके पर यह बात कही गई थी कि देखें, जो शरीफ आदमी है वो खड़ा नहीं रह सकता गाली के सामने, तो गाली दें आप किसी आदमी शरीफ आदमी पर और किसी ईमानदार आदमी पर जो जिसने कभी कोई ख़राबी नहीं की, उस पर बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाएं, ठीक, तो वो लगाएं। तो जो ये है इनकी स्ट्रेटजी। इससे पहले मैंने आपसे सवाल किया था और एक मिसाल दी थी, अमरीकी जो सहाफ़त के मैदान है उसमें से चंद लोगों के नाम लिए थे। सवाल ये कि सहाफ़ी अपनी राय रख सकता है, हम इंसान भी हैं, हमारा एक सियासी नज़रियात हो सकते हैं, खान साहब से इख्तलाफ रख सकते हैं, उनको हम फेवर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर माइंडसेट। सवाल ये कि जो कभी ऐसा में देखने को मिला किसी भी माशरे में, जिसकी मिसालें बार बार खान साहब देते हैं, कि सहाफ़ियों से बदतहज़ीबी से इस तरीके से बात की गई हो जस्ट बिकॉज कि वो आपके सियासी नज़रियात की हिमायत नहीं करते। कोई बज़ाहिर तो ऐसे नज़र नहीं आता। कोई इक्का दुक्का वाक़यात आ सकते हैं, सामने होंगे, और कुछ ऐसी बात भी होगी कि किसी आदमी से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो कर गुज़रा। लेकिन जो तर्ज़ अमल खान साहब ने इख्तियार किया है, उसकी कोई मिसाल, कोई तकाबुल नहीं है खान साहब के साथ। और खान साहब एक तो अपने मिजाज के असीर हैं कि उनके मिजाज में ही ये तुंदी मौजूद है, मिजाज में ही बर्दाश्त ना करना मौजूद है। दूसरे, उनकी सियासी जमात की हिकमत अमली ये है कि जो मुखालिफाना आवाज़ आए आप उसको मलाइन करें। इसकी जो आपको सबसे बड़ी मिसाल मिलती है, वो आपको याद है कि कोई ट्वीट वो एक आ गई थी वीडियो जिसको कहा गया कि आप उसको गद्दारी के साथ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्ट्रेटजी है, ये उनकी मुस्तकिल हिकमत अमली है, बिल्कुल सही। इस वजह से ऐसा हो। एक तो मानव मसूद साहब, ये हिकमत अमली है जो तज्ज़िया है डॉक्टर फारूक आदिल साहब का, लेकिन इससे ज़्यादा आसान काम तो ये था कि अगर वो समझते हैं कि उनके कोई मुखालफीन हैं या लोग जो हैं उनके सियासी नज़रियात की हिमायत नहीं करते, उस पर तनकीद करते हैं, उनको बड़े पॉजिटिव तरीके से तो भी तो डील किया जा सकता था कि आप कहें जी ठीक है, आप हमसे इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन हमारा बयानिया ये है, आप इसे तस्लीम करें ना करें, लेकिन इसको लोगों तक पहुँचाना जो है वो आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है बहैसियत सहाफ़ी, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। तो ये हिकमत अमली इख्तियार क्यों नहीं की गई आपके ख्याल में? देखिए, नेगेटिविटी में अपनी एक अट्रैक्शन होती है, नफरत में अपनी एक ताकत होती है। तो उस ताकत को, जो नफरत की ताकत होती है, इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट, उसको ही यूटिलाइज किया, वो चाहे सियासतदानों की तरफ हो, सहाफियों की तरफ हो, सियासी कायदीन की तरफ हो, MNAs MPs की तरफ हो, वो सारी उसका महवर न्यूक्लियस नफरत है। शहजाद, आप इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बार बार वाकयात, तो मैंने कहा कि एक दो चीजें मेरे जहन में आई जब मुर्तजा सोलंकी साहब गुफ्तगू कर रहे थे या फारूक आदिल साहब, तो मैंने कहा वो आपसे शेयर कर दूं। देखिए, नफरत इस हद तक बढ़ गई कि ये, और मैं ये समझता हूं कि ये समाज ऐसा नहीं है, हम नफरत करने वाले लोग नहीं हैं, हम मोहब्बत करने वाले हैं, हम फैज के गीत गाने वाले, फराज से मोहब्बत करने वाले, हम नूर जहां मेहदी हसन की बात करने वाले लोग हैं। हमारे अंदर नफरत इतनी नहीं थी, हमारे अंदर नफरत डाली गई है। एक वाकया मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि मेरी दो वाकयात हैं। एक, मेरी वालदा का इंतकाल हुआ और वो प्रोफेसर थी और कुरान पाक का दर्स दिया करती थी, तो जाहिर है ट्विटर पे आपने लोगों को, फेसबुक पर इत्तला देनी होती है कि इस वक्त जनाजा है, इस वक्त जो है यहाँ तदफीन हो रही है। ये कोई ऐसी हैरानकुन बात नहीं। आज भी वो ट्वीट मेरे ट्विटर की टाइम लाइन पर पड़ा हुआ है। ये वो मौका होता है जब जालिम से जालिम शख्स का दिल भी नर्म हुआ होता है। उस ट्वीट के नीचे कोई 500-600 लोगों ने
मुझे वो गलीज गालियां दी और मेरी मरहुमा वालदा के हवाले से वो लग़वियात कही कि जो बयान नहीं हो सकती। ये किस किस्म का कल्चर है? ये हमारे माशरे में कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा वाक़या, क्योंकि मैं कॉलमिस्ट हूँ, मेरे कॉलम नहीं चलते थे, मेरे पास बहुत आसान तरीका था कि पैसे करने तो मिलते कोई नहीं कॉलम लिखने के, लेकिन एक बयानिया आपने देना होता है। तो एक स्टेज ऐसी आती है कि आपके रोज हर हफ्ते लिखते हैं कि ये मेरा कॉलम नहीं चला, और लोगों ने इसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। और मेरे पास ये इख्तियार था कि ये मैं कॉलम लिखना छोड़ दूं या फिर हर हफ्ते ये लिखूं कि ये वो कॉलम है जो नहीं छपा। मैंने 4 साल ये बात की, और फिर जब वो किसी वेबसाइट पे छपता था तो सबसे बड़ा इल्जाम आप पे लगता था कि ये लिफाफा साफी है, अजीब व गरीब किस्म की समाज है कि जो इल्जाम लगा रहा है वो ट्रोल, वो तो पजेरों में बैठा हुआ है, और जो नौकरियों से बेदखल हो गए हैं वो लिफाफा साफी है। मैंने एक कॉलम लिखा, बड़ा दिलचस्प बात है, तब आके मैंने एक पॉलिटिकल सैटायर लिखा, और वो लिखा कि मैं लिफाफा सहाफी कैसे बना। ठीक है, मैंने पढ़ा था, बिल्कुल सैटायर। बिल्कुल हमने पढ़ा अच्छा, था। उसके अंदर मैंने ये लिखा कि मेरे घर नवाज शरीफ साहब आए, और वो जाहिर है एक फैंटेसी कहानी थी इसकी, नवाज शरीफ साहब आए, शहबाज शरीफ आए, डॉलरों का ब्रीफकेस दे दिए, और ये सारा कुछ ये करके दी कि मैं इस तरह लिफाफा सहाफी बना। ये हैरान कुन बात नहीं है कि वो छप गया, हैरान कुन बात ये है जिस दिन ये कॉलम छपा उस दिन उस वक्त के 2 बड़े टेलीविजन चैनल्स ने वो पढ़ के कहा कि आपने तो करप्ट सियासतदानों के खिलाफ बड़े इंकशाफात किए, आप आए 8 बजे के शो में तफसील से बताएं। यानी एक तो वो जाहिल लोग हैं, उन्हें समझ ही नहीं आई बात की, दूसरा उनका मकसद सिर्फ इल्जाम लगाना है, और उसके लिए वो कोई भी हीला बहाना करीना तलाश करते रहते हैं। मैं मुल्क में नहीं था, अगर मैं मुल्क में होता तो मैं जरूर जाता उन शोज में। बिल्कुल सही, बड़े दिलचस्प वाकयात। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, ये तनकीद जो आप करते हैं, या आपसे मुराद जो सहाफ़ी हैं हुकूमतों पर करते हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, सो तनकीद तो बड़ी अच्छी है। इस तनकीद को देखते हुए, उसको परखते हुए हुकूमतें या जिसके बारे में भी कर रहे हैं वो अपनी इस्लाह कर सकता है। तो इमरान खान साहब को तो आपका शुक्रगुजार होना चाहिए, ना कि उन्होंने प्रेशर डाल के आपको नौकरी से निकलवा दिया। देखिए, अगर उनका मकसद अपनी हुकूमत को बेहतर करना होता तो ज़रूर वो तनकीदी जो आवाज़ें हैं उनको खुशामदीद कहते। आज मरहूम ज़ियाउद्दीन हमारे साथ नहीं है, वो वफ़ात पा चुके हैं, लेकिन वो अक्सर हमें वो किस्से सुनाते थे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीर आज़म थी, पहली दफ़ा नौजवान खातून वज़ीर आज़म बनी, तो सख्त तनकीद करते थे, और बीबी जो है वो बहुत उनको तकलीफ भी होती थी, लेकिन कभी उन्होंने उन साथियों से राब्ता नहीं तोड़ा, और शदीद तनकीद के बाद उन्हीं लोगों से वो मशवरा भी करती थी कि मैं इसका क्या करूं। तो ये एक जमहूरी लीडर और एक फाशिस्ट लीडर में एक फर्क है। जो फाशिस्ट लीडर है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसका जाती इक़्तिदार और उसकी जाती जो परस्तिश है वो अहम है, वो कोई और आवाज सुनना ही नहीं चाहते। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर फारूक आदिल साहब ने एक मिसाल दी फाइनेंशियल टाइम्स की, और जो खान साहब के हवाले से स्टोरी की, और उस पर उन्होंने चुप साध ली, किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो वो क्यों नहीं दिया, उसकी वजह आप बेहतर बता सकते हैं। आप बहुत अरसा अमेरिका में और यूरोप में रहे हैं कि वहाँ पे अगर आप किसी सहाफ़ी या अखबार के ख़िलाफ़ भी कोई गलत इल्ज़ाम लगाएं तो वो अखबार या सहाफ़ी भी आपको जो है अदालत में बड़ी आसानी से लेके जा सकता है, और अच्छा खासा आपको माली नुकसान पहुँचा सकता है। तो अगर हमारे मुल्क में ये अगर ऐसा कोई रिवाज कायम हो जाए, आज नहीं तो आज से साल बाद, कई साल बाद, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा फिर? ये बहुत बहुत जरूरी है कि जो आपके लाइबल और डेफेमेशन के जो कवानीन हैं उनको आप मजबूत करें। कवानीन हैं लेकिन उनके दांत निकाल दिए गए, उनके दांत डालें। इसी वजह से अब कल उन्होंने नजम सेठी का नाम लिया और कहा कि जी मैंने उन पर मुकदमा किया। उन्होंने तो बहुत बाद में मुकदमा किया। नजम सेठी ने इमरान खान पर मुकदमा किया कि आपने मुझ पर पंक्चर का झूठा इल्जाम लगाया। आज तक वो उस अदालत में नहीं जाते, उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। वो क्यों नहीं जिक्र करते इन चीजों का? इसलिए कि जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, जो फाशिस्ट हैं, वो चाहते हैं कि उनके जो कमजोर पहलू हैं
उस पर बात ही ना हो, उसको डिस्कोर्स और बयानिए से बाहर रखा जाए, सिर्फ वो जो इल्जामात लगाते हैं उन पर ही प्रोग्राम किया जाए, सारा महवर जो है वो उनकी जात और उनके जो इल्जामात हैं वो। जी बिल्कुल। डॉक्टर फारूक आदत साहब, अब ये जो सियासी इंतहा पसंदी है और इसका शिकार कमज़ोर लोग बनते हैं, उनमें यकीनन साफ़ी भी शामिल हैं, तो इसका हल तो कोई नहीं सिवाय इसके कि एक माशरे की इस्लाह की जाए, और वो तो बड़ा एक मतलब स्लो प्रोसेस है, बहुत वक्त चाहिए उसका। हल है, और हल भी है आपके पास? बिल्कुल है। मेरे पास नहीं, अच्छा, रियासत के पास, सोसाइटी के पास है। लेकिन मैं एक इजाफा करना चाह रहा हूँ। सोलंकी साहब ने जो बात कही, सोलंकी साहब ने बताया कि वो सहाफ़ी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर तनकीद किया करते थे, वो उनसे मशवरा भी किया करती थी। मेरा ख़्याल है कि मेरे मोहतरम भाई सोलंकी साहब का इशारा उन सहाफ़ियों की तरफ है जो नॉर्मली बेनज़ीर से हो सकता है कि कोई मुआफ़क़त रखते हों या उनकी गलत पॉलिसी पे तनकीद करते हों, लेकिन नज़रियाती तौर पर उनके सपोर्ट करते हों। मैं आपको इससे भी ज़्यादा एक बड़ी मिसाल देना चाहता हूँ। मोहम्मद सलाहुद्दीन जो तकबीर वाले थे, वो मैं समझता हूँ कि आप अगर तारीख़ खंगालें तो बेनज़ीर पर जितनी ख़तरनाक, जितनी बुरी और जितनी जारहाना तनकीद उन्होंने की बेनज़ीर भुट्टो पर, किसी और ने नहीं की। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कभी किसी मुशावरत में मोहम्मद सलाहुद्दीन का ब्लैकआउट नहीं किया गया। और एक दफ़ा उस वक्त हुकूमत में नहीं थी, ये हुकूमत की बात कर रहा हूँ, एक दफ़ा हुकूमत में नहीं थी, जबकि नज़रियात भी मुख्तलिफ थे, एक्सट्रीम राइट विंग और तकरीबन दुश्मनी का ताल्लुक। बिल्कुल। इसके बावजूद बेनज़ीर ने कभी उनका ब्लैकआउट नहीं किया। लेकिन मैं आपको एक और वाक़या बताता हूँ। सार्क कॉन्फ्रेंस एक प्राइवेटली की बेनज़ीर भुट्टो ने, और सार्क के अपोजिशन रहनुमाओं को पाकिस्तान में मदऊ किया। तो उस मरहले पर जिन लोगों ने उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, उन्होंने मोहम्मद सलाहुद्दीन को यानी सामीन में तो बुलाया, लेकिन ये कि खाना और वो जो मुलाकातें थी उसमें शरीक नहीं किया। तो आप यकीन करेंगे कि बेनज़ीर भुट्टो आई और उन्हें हाथ से पकड़ के साथ अपने ले गई और अपने साथ उन्हें जगह दी। उसके मुकाबले में आप इमरान खान देखें, सिर्फ 1 साल के मैं आदाद शुमार पेश करता हूँ। आप बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद और इमरान खान में कोई कंपैरिजन करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कंपैरिजन बनता है आपके ख्याल में? जो मैं बताऊंगा फिर आपकी समझ में आएगा। मई 2021 से अप्रैल 2022 तक ये आदाद शुमार हेरल्ड ट्रिब्यून में भी मौजूद हैं, और दीगर जो अपना इदारे वाच करते हैं, ख़ास तौर पे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वगैरह, उन्होंने ये कोट किए कि पाकिस्तानी मीडिया पर हुकूमत की तरफ से 86 हमले हुए 1 साल के अरसे में। ठीक, ये इमरान खान का दौर है। अब आप मवाजना करें बेनज़ीर भुट्टो के किरदार का और इमरान खान की हुकूमत और उनके किरदार का। एक बात, बिल्कुल एक जुमला मुझे और कहने दें कि इनके दौर में जो आपको मीडिया की आज़ादी की रैंकिंग हुई है, उसमें पाकिस्तान 145वें नंबर पर था और 12 दर्जे नीचे गया। ये थे इमरान खान। बिल्कुल ठीक। फाइनली अम्मार मसूद साहब, अब जो सहाफ़ी इस माशरे में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने काम करना है। वो प्रो इमरान भी हो सकते हैं, एंटी इमरान भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, कोई भी नज़रियात रखते हैं, इससे कतई नज़र। लेकिन हमने रहना इसी माशरे में, गुजारा करना है, तो इसके लिए अब या तो अपने इस सूरत हाल को हम बेहतर कर लें या अपने लिए मज़ीद ख़राब कर लें। अब ये काम करना किसके हाथ में आपके ख्याल में? देखिए, आपने फारूक साहब से जो सवाल किया था, ये उसी की कंटिन्यूएशन है। ये सवाल जो है ना, पहले तो ये है कि इसका हल क्या मुमकिन है। जिस कदर नफरत की इस माशरे में दर आई है, क्या उसको दुरुस्त किया जा सकता है? क्या कोई किसी के पास एक जादू की छड़ी है कि वो उस समाज के अंदर तमीज और तख्लीक को दोबारा ले आए? तो मेरे ख्याल में नहीं है। लेकिन 3 तरह के स्टेप्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, जिसके हवाले से बात की जाए। लोगों को जो नफरत का सबक मुसलसल पढ़ाया गया है, वो उनके रवैये में दर आया है। उसको तब्दील करने के लिए वक्त दरकार है, लेकिन वो वक्त बाज़ औक़ात जनरेशंस तक मुहीत होता है। दूसरी बात जो शॉर्ट टर्म ये है कि हुकूमत तब्दील हो गई है और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं। ये मीडिया तब्दील नहीं हुआ, ये उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल है कि जो पहले इस
मौजूदा हुकूमत के जो वजीर आजम है, इनके ऊपर गद्दारी के फतवे और कुफ्र के फतवे लगाया करते थे, अब कहते हैं कि हमसे गलती हो गई है, कल को ये फिर कुछ और कहेंगे। तो इस सारे हवाले से पूरे मीडिया सिनेरियो को चेंज करने की बहुत जरूरत है। अगर नहीं करेंगे, फर्ज कीजिए कि नहीं करते और हुकूमत पाकिस्तान इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेती, तो ये कल को फिर मुंह की खाएंगे। बिल्कुल सही। सोलंकी साहब, एनी लास्ट थॉट? एक सेकंड, एक इनकी तायद करते हुए एक सिर्फ सेंटेंस कि मीडिया ये तय कर ले कि हमने खड़े हो जाना है। मीडिया ये तय कर ले हमने खड़े हो जाना। सोलंकी साहब, इसको आप नहीं समझते कि वक्त देना चाहिए? टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर, के वक्त के साथ साथ ये फिजल आउट हो जाएंगी चीज़ें जो एक कमज़ोर बुनियादों पर खड़ी हैं। सोलंकी साहब, हमने एक प्ले किया था 1985 में, गैलीलियो। उसकी मैं एक लाइन आपको सुना देता हूँ। गैलीलियो की गुफ्तगू है अपने शागिर्द से। वो कहता है कि सच हमेशा आगे बढ़ता है, तो गैलीलियो उसकी तस्दीक करते हैं कि नहीं शागिर्दो, सच सिर्फ उतना आगे बढ़ता है जितना हम उसे अपने हाथों से ढकेलते हैं। तो ये खुद ब खुद नहीं होगा, ढकेलना पड़ेगा। धकेलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा सोलंकी साहब, अम्मार मसूद साहब, डॉक्टर फारूक आदिल साहब हमारे साथ आप मौजूद थे। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी। गरीदा फारूकी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी, उनका भी साफ़ियों के लिए जो मसाइल रहे हैं गुज़िश्ता अदवार में, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। लेकिन जैसे सोलंकी साहब ने, फारूक आदिल साहब ने, अम्मार मसूद साहब ने जैसे बात की कि कुछ करना अब तो ज़रूर पड़ेगा, सिर्फ इसको हालात के धारे पर छोड़ा नहीं जा सकता कि हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। इसके लिए ज़रूर कुछ करना पड़ेगा। इसमें हुकूमत का भी पूरा ही उतना ही काम है, और सबसे बढ़ के साफ़ी बरादरी का, जिसकी तरफ डॉक्टर फारूक आदिल ने इशारा किया कि उनका सबसे बड़ा काम है कि वो अपने वर्कर्स को, अपने साफ़ी भाइयों को, बहनों को किस तरीके से इस किस्म के टॉर्चर से महफूज रख सकते हैं। अगर नहीं रख सकते तब भी आपको भी जवाब देना पड़ेगा। इस पर प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।